आपका सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सियासी रण में विपक्ष को बेदम करने को लेकर सीएम योगी के फुल फॉर्म की। साथ ही सीएम धामी के धर्मनगरी हरिद्वार दौरे पर जोरदार इस्तकबाल और निर्वाण दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी को मिले संतों के आशीर्वाद पर हमारी खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और हम पेश करेंगे भारत को दबाव में लेने के लिए तीस्ता से लेकर सिंधु तक पाकिस्तान और बांग्लादेश की नाकाम वाटर डिप्लोमेसी पर हमारी खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात त्योहारी सीजन में महंगाई के झटके की। चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, योगी आदित्यनाथ। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। चाहे विपक्ष का पीडीए राग हो या फिर इतिहास के पन्नों से उठाया गया कोई मुद्दा, योगी हर मंच से सपा और अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि से लेकर विधानसभा के मंच तक सीएम योगी का आक्रामक अंदाज क्या संकेत दे रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब राजनेता कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, जबकि वही नेता अन्य मौकों पर तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त रहते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि यूपी में ओबीसी और दलित वोटों को एकजुट रखने के लिए कल्याण सिंह की विरासत की क्या अहमियत है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को मजबूती से भुनाने में जुटी है। अखिलेश यादव संविधान और दलित अधिकारों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रहे। योगी सरकार विकास योजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था के आंकड़े सामने रखकर सपा के सामाजिक समीकरणों को ध्वस्त करने में लगी है। योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा सियासी हथियार उनकी जीरो टॉलरेंस नीति और मजबूत कानून व्यवस्था रही है। यूपी में बुलडोजर मॉडल और माफिया विरोधी अभियानों ने ब्रांड योगी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। 2027 की हैट्रिक के लिए योगी प्रशासन विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ सुशासन को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहा है। सीएम योगी जानते हैं कि 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व की साख का सीधा टेस्ट है। सपा के पीडीए का मुकाबला करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व, कल्याणकारी योजनाओं और कल्याण सिंह जैसी हस्तियों के सम्मान को एक साथ जोड़कर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है। टिकट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और एसवीपीजीआई से लेकर के घर तक और घर से अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों,
इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये। सीएम योगी अक्सर ये संदेश देते हैं कि जब जब कांग्रेस और सपा साथ आए हैं तब तब प्रदेश की व्यवस्था और सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। वो सपा नेतृत्व पर कांग्रेस जैसी डूबती नैया का सहारा लेकर स्वयं मुलायम सिंह यादव की विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान सज चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडी अभियान है तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रुख और सुशासन का दावा। 2027 की राह आसान नहीं है, लेकिन सीएम योगी ने खुद कमान संभाल कर ये साफ कर दिया है कि वो यूपी में अपनी सत्ता का परचम लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को धार्मिक नगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी बंदी छोड़ श्री ब्रह्मनिवास आश्रम पहुंचे और यहां आयोजित 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने आश्रम में संतों का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। कार्यक्रम स्थल के आसपास कड़ा सुरक्षा पहरा भी था और आला अधिकारी खुद मोर्चा संभालते दिखे। इस पूरे दौरे पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। धर्म नगरी हरिद्वार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पूरी तरह गुंजायमान नजर आई। जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला हरिद्वार पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं और नारों के बीच मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी के इस दौरे को लेकर संगठन स्तर पर भी खासी हलचल देखी गई। ऐसे स्थानों पर कोई बुलाएगा, कोई माध्यम बनेगा, लेकिन पहुंचेगा वही जिस पर महाराज जी की कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी। वही यहाँ आ पाएगा, वही यहाँ पर दर्शन कर पाएगा, इस पुण्य कार्य का भागी बन पाएगा। और देखिए, संस्थाएं बनती हैं हमारे संस्थाएं बनती हैं हमारे संत समाज में, हमेशा बढ़ चढ़ के, चाहे वो धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो या हमारे राष्ट्र की रक्षा हो, उन सब में बहुत बढ़ चढ़ के समाज का मार्गदर्शन किया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपने को होम किया है, अपने को तिल तिल जलाकर हम सबको धर्म और संस्कृति का मार्ग दिखाया है, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प आगे बढ़ाया है। और ऐसे में जब हम भूरी वाले महाराज जी का स्मरण करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, मैं भी अपने ऊपर बड़ी कृपा सभी गुरु महाराज की, पांचों हमारे गुरु महाराज अभी और छठे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला। मैं आनंदपुर साहब भी गया और हर बार ये ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पर ये स्मरण दिवस होता है, इतनी संगत आती है पूरे देश से, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। स्वागत कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम पहुंचे। मौका था आश्रम में आयोजित 51वें निर्वाण दिवस समारोह का। इस आध्यात्मिक भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और आश्रम के पूज्य संतों का आशीर्वाद लिया। धामी ने वहां मौजूद साधु संतों और श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह भक्ति में नजर आया। संतों ने भी मुख्यमंत्री को प्रदेश के कल्याण और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कितने सारे संस्थाएं चल रही हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, अनेक ट्रस्ट चल रहे हैं, सेवा के कार्य हो रहे हैं। और इन गुरु महाराजों ने यही हमको सिखाया है, यही दिखाया है, जाति पाति पंथ वर्ग भेद सब छोड़कर सेवा के मार्ग पर चलना है। उन लोगों की सेवा करनी है जिनको जो है वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए जिनको मार्गदर्शन चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, वो सारे के सारे काम पूज्य महाराज वेदांताचार्य चेतनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर हो रहा है। मैं तो आपकी उपस्थिति को साक्षात प्रणाम करता हूं कि हमें ऐसी विभूति प्राप्त हुई है, ऐसे महामुनि प्राप्त हुए हैं जिनका आशीर्वाद सच में इस कलिकाल में
बहुत बड़ा एक जो दुर्लभ प्राप्त होने वाली वस्तु है कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए, किसी रूप में भी कहिए, वो दुर्लभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रकृति की बड़ी कृपा है, चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं और हम सब सहभागी बन रहे हैं, किसी न किसी काम पर हम लोग लग रहे हैं। और आज देश के अंदर एक हमारा जो सनातन है, जो हमारी धर्म की पताका है, संस्कृति की पताका है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम और उसके आसपास के तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर बारीक पहलू पर नजर बनाए हुए थे ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। आश्रम के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने और संतों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार से राज्य की राजधानी देहरादून के लिए रवाना होने का कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह हरिद्वार दौरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि संतों के आशीर्वाद और पार्टी कार्यकर्ताओं के नए उत्साह के साथ संपन्न हुआ। प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ और इसके बाद सीएम धामी देहरादून के लिए रवाना हो गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सारथी। क्या भारत के दो पड़ोसी मुल्क पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान पानी को एक राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं? क्या दिल्ली को दबाव में लाने के लिए तीस्ता से लेकर सिंधु तक वाटर डिप्लोमेसी का एक नया मोर्चा खोला जा रहा है? बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री मोहम्मद शाहिद उद्दीन चौधरी की ओर से ताजा बयान इसी ओर इशारा करते हैं। उन्होंने भारत से 1996 की गंगा जल संधि में गारंटी क्लॉज जोड़ने और तीस्ता का पानी देने की मांग करते हुए सीधे चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र यूएन जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ही समय पहले पाकिस्तान भी सिंधु जल संधि को लेकर यूएन का दरवाजा खटखटा चुका है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या भारत को घेरने की कोई सोची समझी रणनीति? देखिए इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश में सत्ता और राजनीतिक मिजाज बदला, लिहाजा भारत के साथ रिश्तों का समीकरण भी बदलता दिख रहा है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री मोहम्मद शाहिद उद्दीन चौधरी अनी ने भारत के सामने अपनी मांगे बेहद सख्त लहजे में रखी हैं। दो बड़ी नदियों को लेकर ढाका की मुख्य मांगे। 1996 की गंगा जल संधि, इसमें सख्त गारंटी क्लॉज जोड़ा जाए ताकि सुस्त मौसम में बांग्लादेश को पानी का तय हिस्सा मिलना सुनिश्चित हो। तीस्ता जल बंटवारा समझौता, लंबे समय से लटके तीस्ता समझौते को तुरंत लागू किया जाए। 1996 गंगा जल संधि की अवधि 30 साल 2026 में खत्म हो रही है। बांग्लादेश की मांग, गारंटी क्लॉज प्लस तीस्ता समझौते पर तुरंत दस्तखत। आपको बता दें कि इस बार ढाका का रुख केवल मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीतिक धमकी का तड़का भी लगा है। जल संसाधन मंत्री ने साफ कहा है कि अगर भारत द्विपक्षीय बातचीत से मसले को हल नहीं करता तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों का रुख करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने की ये भाषा भारत के लिए नई नहीं है। पूर्व से उठ रही ये आवाज ठीक वैसी ही है जैसे पश्चिम से पाकिस्तान लगातार उठाता रहा है। 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान लंबे समय से अड़ंगा लगाता रहा है। पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजना पर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की गुहार लगाई और सुरक्षा परिषद का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि उसे वहां मुंह की खानी पड़ी और कोई तवज्जो नहीं मिली। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इन बयानों के बीच का समय रणनीति की समानता विशेषज्ञ नजरअंदाज नहीं कर रहे। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देश एक दूसरे के कूटनीतिक पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं या फिर इसके पीछे भारत पर बहुपक्षीय दबाव बनाने की कोई सोची समझी रणनीति है। देखिए, बांग्लादेश में आई राजनीतिक अस्थिरता और नई सरकार के तहत घरेलू राजनीति को साधने के लिए अक्सर भारत विरोधी कार्ड या पानी का मुद्दा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे यूएन ले जाने की बात करना व्यवहारिक कम और राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा लगती है, क्योंकि नदियां द्विपक्षीय मामला है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों ये समझते हैं कि भारत एक अपर रिपेरियन देश है, यानी नदियों के ऊपरी बहाव पर स्थित है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया, लेकिन पानी के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश भारत को रक्षात्मक मोड में लाने का एक कूटनीतिक तरीका है।
वहीं भारत का रुख इस पूरे मसले पर हमेशा से स्पष्ट और संतुलित रहा है। आपको बता दें कि 1996 की गंगा जल संधि 2026 में पूरी हो रही है। भारत द्विपक्षीय तंत्र के जरिए इसके नवीनीकरण और समीक्षा के लिए तैयार है। तीस्ता का मुद्दा केवल दिल्ली और ढाका के बीच नहीं है, बल्कि इसमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की सहमति भी शामिल है। निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता और स्थानीय किसानों के हित भारत के लिए प्राथमिक है। भारत हमेशा से ये मानता आया है कि उप महाद्वीप के मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत से ही हल हो सकते हैं। यूएन या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को कभी मंजूर नहीं रही, चाहे वो कश्मीर हो या जल बंटवारा। भारत का कूटनीतिक रुख, द्विपक्षीय बातचीत को प्राथमिकता, तीसरे पक्ष यूएन की मध्यस्थता का विरोध, नेबरहुड फर्स्ट नीति लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं। तीस्ता से सिंधु तक नदियों का पानी जो जिंदगियां जोड़ने और खेतों को सींचने के लिए बहता है, उसे अगर कूटनीति का मोहरा बनाया जाएगा तो नुकसान अंततः आम जनता का ही होगा। पाकिस्तान पहले ही सिंधु संधि के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खाली हाथ लौट चुका है। बांग्लादेश के लिए भी ये समझना जरूरी है कि भारत के साथ दशकों पुराने सहयोग और नेबरहुड फर्स्ट नीति का लाभ द्विपक्षीय बातचीत की मेज पर ही मिल सकता है, यूएन के मंचों पर दबाव बनाने से नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलंदशहर में त्योहारों से पहले महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले चीनी और बूरा के दामों में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। पहासू और अहमदगढ़ के बाजारों में महंगाई का असर साफ नजर आ रहा है। महंगे सामान के चलते जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं दुकानदार भी कीमतों को लेकर चिंता में है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के पहासू और अहमदगढ़ कस्बे की हैं, जहां त्योहारों के पहले महंगाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महज 8 दिनों के भीतर चीनी के दाम 42 रुपए से बढ़कर करीब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं बूरा भी 50 रुपए किलो से बढ़कर 75 रुपए किलो बिक रहा है। त्योहारों पर घर आने वाले रिश्तेदारों और मेहमानों की खातिरदारी में चाय से लेकर मिठाई तक का इस्तेमाल होता है, लेकिन चीनी के बड़े दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। रिफाइंड तेल करीब 150 रुपए में 750 ग्राम मिल रहा है, जबकि सरसों का तेल भी करीब 200 रुपए प्रति किलो के आसपास बताया जा रहा है। वहीं मिर्च, धनिया, जीरा और हल्दी जैसे मसालों के दाम भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को हो रही है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान महंगा होने से घर का बजट बिगड़ गया है और त्योहार मनाना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। इधर मिठाई कारोबारियों की भी अपनी परेशानी है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी और दूसरे कच्चे माल के दाम बढ़ने से मिठाइयों की लागत बढ़ गई है। जलेबी, पापड़ी, घेवर और दूसरी मिठाइयों के दाम भी बढ़ने के असर ग्राहकों की खरीदारी पर पड़ रहे हैं। देखिए, ये रेट की बढ़ोतरी तो खैर त्योहारों में होती है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। एक साथ 20 से 25 मतलब 25 रुपये किलो यानी 2500 रुपये कुंटल चीनी का रेट बढ़ गई। ठीक है, आती है महंगाई। अब इसमें समस्या व्यापारी को ये आएगी कि आदमी मान लो इन्वेस्टमेंट कर भी दे, किसी ने मान लो अब गाड़ी आती है बड़े व्यापारियों की, तो मान लो 500 कट्टे की गाड़ी आई और अचानक रेट डाउन हो गए तो क्या करेगा व्यापारी? समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे आप एक व्यापारी वर्ग से हैं और लगातार जो चीनी ने आसमान छुआ है जी, क्या आपके होश में पहले भी कभी इतने दाम बढ़े हैं चीनी के? नहीं बढ़े हमारे होश में। हमारी उम्र हो गई, हमने कभी नहीं देखा इतने दाम बढ़े। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाजार में चीनी के दाम बढ़ने से किस तरह की समस्या पैदा हो सकती है? सब समस्याएं हैं, आम आदमी नागरिक परेशान है, छोटा तबका क्या करेगा? रोज गुजर के लिए चीनी जरूर चाहिए, दूध में, चाय में, और चीनी इतनी महंगी है, सारा बजट बिगड़ गया है। महंगाई ज़्यादा है, चरम पे है, इसका कुछ ना लेना चाहिए। सर 1700 रुपये कुंटल चीनी पर बढ़ चुके हैं मात्र 8 दिन के अंदर। 850 रुपये कट्टा बढ़ा है चीनी पर। सुबह से शाम तक ग्राहक से दिमाग मारते मारते परेशान है। जो आता है पहले चीनी के रेट पूछता है। अब कहीं पुरानी चीनी पड़ी है, कहीं कोई नहीं ले जा रहा, ताज़ी ले जा रहा है, कहीं मंदी मिल जाती है, कहीं तेज मिले। बाजार बड़ा डिस्टर्ब है। सरकार की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। एक तरफा तेजी कर दी सरकार ने। क्या होगा गरीब आदमी का? जैसे बहुत जल्दी एक साथ 45 से 60 तक का जो रेट हुआ तो चर्चा होना स्वाभाविक था, वो कोई बात ही नहीं। और त्यौहार का सीजन है तो सभी की इच्छा भी यही है, हमारी भी। मैं समझता हूँ कि शायद सरकार ने भी इस विषय में संज्ञान ले लिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि त्यौहार से पहले ही इस चीनी का रेट उन्हें अपने उसी रेट पर आ जाना चाहिए।
दुकानदारों को एक और डर सता रहा है कि व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने महंगे दामों पर सामान खरीदकर स्टॉक किया है। अगर अचानक बाजार में कीमतें गिरती हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही ना देखो भैया, 70-75 साल की उम्र, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सामने? जैसे कि गरीब आदमी की अगर रसोई की हम बात करें तो रसोई में आदमी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चीनी की पड़ती है, क्योंकि रिश्तेदार भी आते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, मिष्ठान भी बनाते हैं त्योहारों पर। तो किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? अरे ये दिक्कत तो बहुत हो, और जो गरीब आदमी तो हर कहाँ से करेगा, जो पास पैसा ना तो वो कहाँ से करेगा। नहीं, और चीज़ों की अगर बात करें, जैसे कि बताया जा रहा है रिफाइनरी भी बहुत महंगी है, 200 रुपये लीटर। हाँ, तेल कहाँ जा रहे हो, सभी चीज़ तेज बढ़ाइए। वहीं आम जनता का कहना है कि त्योहार खुशी और उत्साह का मौका होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने खरीदारी का उत्साह कम कर दिया है। बाजार की महंगाई देखकर कई बार सामान खरीदे बिना ही वापस लौटने को मजबूर होना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। यूपी के जनपद बुलंदशहर में केएनयूटी की टीम अहमदगढ़ क्षेत्र में पहुंची है और देखिए बात करते हैं महंगाई की मार को लेकर। महंगाई की मार ने लगातार जनता की कमर तोड़ के रख दी है। जिस तरह त्योहारी सीजन में चीनी ने जो लोगों के त्योहार को फीका बना दिया है, उसी को लेकर केएनयूटी की टीम ग्राउंड में पहुंची है। देखिए हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि चीनी को लेकर किस तरह की लोगों के सामने दिक्कत आ रही है। क्योंकि चीनी प्रत्येक परिवार की एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि किसी के घर में रिश्तेदार हैं, किसी के रिश्तेदार के बच्चे हैं, तमाम लोगों को चाय वगैरह बनानी पड़ती है, उसके लिए चीनी की सभी जरूरत होती है। और चीनी के एक साथ दाम 65 रुपये किलो होना एक चिंता का विषय। लोगों का कहना गया है कि आज तक उन्होंने चीनी की इतनी कीमत कभी नहीं देखी है। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग अम्मा मौजूद है, जो इनकी उम्र करीब 80 साल के आसपास है। अम्मा जी, क्या नाम है? अम्मा जी, इतनी महंगी कभी चीनी आपने देखी? चीनी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत जुआ है और घर पर बहुत छोटी खासियत है। जब चीनी को सब रिश्तेदार आने, कौन चाय कहाँ से बनाने, हम कैसे जो बहुत जुआ सुधार करें। अब इतनी महंगाई हमने अभी तक चीनी की नहीं दी, रिफाइंड की नहीं देखी। आप इसी मतलब कैसे त्योहार मनाएंगे? गरीब आदमी हैं, खेती बाड़ी है, कैसे हम त्योहार मनाएंगे? रिफाइंड इतना महंगा हो गया है, 60 में 70 बोल रहे हैं। बताओ इस त्योहार को गृहस्थी में कैसे पालन करना होगा? छोटे छोटे बच्चे। सरकार तो ये कह रही थी कि हम महंगाई कम करेंगे, क्या लगता है महंगाई कम हो रही है? कहाँ महंगाई कम हो रही है? सरकार सब महंगाई कम हो रही है, गरीब आदमी को कर रही है। सरकारी आ गई, गरीब हो रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, हमें सब चीज़ तेज हो गई है। हर चीज़ महंगाई, चीनी पे एक साथ बहुत रेट बढ़ गई, रिफाइंड है, सब तेल रिफाइंड सब महंगाई है ही है। तो अगर जिस तरह से आप लोगों ने सामान भी बहुत इकट्ठा किया है, अगर सामान नहीं बिकेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी घाटा आएगा। तो आप मानते हैं कि इस त्योहार पे दोनों ही, चाहे कस्टमर हो या दुकानदार, दोनों की नुकसान रेट में नुकसान होगा। जब महंगाई होगी तो कम कस्टमर पड़ेगा। 4 किलो। अच्छा, आप क्या कहोगे भैया? भाई चीनी महंगी हुई है, मतलब गरीब लोग कैसे करेंगे? अगर जब चीनी महंगी हुई है तो हम चलो गरीब लोग कैसे लेंगे सामान? और चीनी मतलब हर चीज़ महंगा है रहा है। आप मानते हो कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। गरीब लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? हम कैसे कहाँ से पैसे लाएंगे? ग्राहक है, जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, वो महंगाई की वजह से सामान लेने को नहीं जा पा रहे हैं, जिससे कि लोगों के त्योहार एक तरह से फीका दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो चीनी के रेट एक साल बढ़ने से चीनी ने रक्षाबंधन के त्यौहार को भी फीका कर दिया। अब देखना ये होगा कि सरकार इन दामों को कब तक कम कर पाती है या नहीं, या जनता की जो समस्या है उसको दूर करेगी या नहीं, ये तो आने वाला होता है। नहीं, फिलहाल की अगर बात करें तो रक्षाबंधन का त्यौहार फीका साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनिल मीना, केएनयू इंडिया, बुलंदशहर। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।